पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान में डीएनए को लेकर जबरदस्त डिबेट चल रही है। पाकिस्तान का इतिहास क्या है? पाकिस्तानियों के पूर्वज कौन थे? मुस्लिम बनने से पहले पाकिस्तानी क्या थे? ये सवाल पाकिस्तान में बार बार पूछे जाने लगे हैं। जब से दो बड़े इस्लामिक मुल्कों ने हिंदुस्तानी डीएनए को कबूल किया है, तब से पाकिस्तान में आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो गया है और ये बात मुनीर को बहुत डरा रही है। मुनीर इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का हाफिज बनना चाहता था, मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ इस्लामिक गठबंधन बना रहा था, लेकिन अब मुनीर का डीएनए ही फर्जी निकल गया। इंडोनेशिया का डीएनए इंडियन, मुनीर को झटका क्यों लगा? इंडोनेशिया मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया विजिट के ऊपर गए। आपको पता है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने यह बात कही है, मेरा डीएनए इंडियन है। उन्होंने अपने आप को इंडियन बताया। अफगान का डीएनए इंडियन, मुनीर क्यों इतना डर गया? मेरे खुदाया, क्या कहा? इस जो कहते हैं हम इस्लामी हुकूमत के अलमबरदार हैं, हम गज़वा हिंद लड़ने वाले हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा है कि हमारा और आपका डीएनए एक है। एक बड़ी अहम न्यूज़ है मेरे पास। तालिबान कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। ये इस चीज़ की समझ नहीं आई मुझे, ये कैसे ये कह लेते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। मुनीर से पाकिस्तान पूछ रहा, उसका डीएनए किसका? तो फिर सर हम हैं कौन? हम इस धरती के पूत हैं। हम अगर आप सही पूछें, मैं तो कहता हूँ कि सिंधु से सिंधु था ना, ये दरिया का असल संस्कृत में नाम सिंधु था, तो उसे क्योंकि फ़ारसी में सीन हटा के वो हे लगा देते हैं, जैसे शब्द को हफ्त बना देते हैं, इस तरह सिंधु को उन्होंने हिंदू बना दिया था। तो मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू हैं। पाकिस्तान का इतिहास हिंदू ही है। वो हम भाग पड़े कुछ और बनने के चक्कर में, वो सिर्फ इसलिए कि वो अब हमने अपना दीन बदल लिया था, ठीक है, तो फिर हमें वो अपने बाप भी बदलने पड़े। धर्म बदल लिया, नाम बदल लिया, देश बदल लिया, लेकिन अपना इतिहास पाकिस्तान नहीं बदल सकता। पाकिस्तान कभी खुद को अरब से जोड़ता है, कभी तुर्क से, तो कभी किसी और इस्लामिक इतिहास से। लेकिन अब इस्लामिक मुल्क अपनी पहचान हिंदुस्तान से खुलकर जोड़ने लगे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका डीएनए इंडियन है। अब तालिबान ने कहा अफगान का डीएनए इंडियन है। ملت مردم عزیز افغانستان و هندوستان در ذهنهای داشتیم و روزی که اینجا آمدیم در خاک هندوستان قدم گذاشتیم. आसिम मुनीर को लगा था वो इस्लाम के नाम पर अरब को जोड़ेगा, ईरान को युद्ध से रोकेगा, यूएई से पैसे लेगा और अफगानिस्तान उसके इशारों पर नाचेगा। लेकिन मुनीर की इस्लामिक सोच को बड़ा झटका लगा है। यूएई पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है, हिंदुस्तान के साथ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है, हिंदुस्तान के साथ है। ईरान ने पाकिस्तान पर धोखे का इल्जाम लगाया, भारत के साथ है। इंडोनेशिया पाकिस्तान से दूरी बना रहा है, भारत के साथ आगे बढ़ रहा है। मुनीर को बैक टू बैक झटके पर झटके लग रहे हैं। सबसे बड़ा झटका अभी अफगानिस्तान से लगा है। जिस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब पाकिस्तान बहुत बढ़ के क्लेम किया करता था कि ये गवर्नमेंट हमने बनाई है और तालिबान को हम लाए हैं, और तालिबान जो है उसके आ जाने से जो है बहुत सारे चमत्कार जो थे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने वाले थे, जिसमें से एक ये भी था कि तालिबान ने जो है वो पाकिस्तान को भारत से कश्मीर लेकर देना था। अब मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में वैसे हमने एक श्रीनगर हाईवे बना दिए, तो हो सकता है कि तालिबान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो और वो सोच रहे हो कि श्रीनगर हाईवे यहाँ है तो शायद कश्मीर भी यहाँ होगा, इसलिए वो बार बार पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। और ना सिर्फ अटैक करते हैं बल्कि ये भी कहते हैं कि जी वो इस्लामाबाद में जो मारगला हिल्स हैं वहां तक आएंगे, यानी मेरे घर के पास कुछ दूर पे जो है वो मारगला हिल्स हैं। पाकिस्तान ने अपना अस्तित्व अफगानिस्तान से उधार लिया था। पाकिस्तान की मिसाइल के नाम अफगानी लड़ाकों लुटेरों के नाम पर है। पाकिस्तान अफगानों को केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। को एंटी इंडिया दिखाना चाहता था, लेकिन अब अफगानी इंडियंस के साथ है और पाकिस्तान के डीएनए से नफरत करते हैं। ये तो अपना शजरा नसब मोदी से मिला रहे हैं, अमित शाह से मिला रहे हैं, अजीत डोवल से मिला रहे हैं। तो आप सोचें कि फिर वो जो बातें हो रही हैं ये खाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं है कि रॉ इनके पीछे, इंडिया इनके पीछे। तो वो तो खुद अपने मुंह से मान गए कि डीएनए का। तो चले, आपको मुबारक हो डीएनए उनका, और आप डीएनए से ज़्यादा जो खसरतें आपके अंदर उनकी आ गई हैं हिंदुत्व की और एक अखंड भारत की, उस पे मैं आपको कुछ क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। पाकिस्तान के पास न पैसा है, न पावर है, न पहचान है। जब से डीएनए मुद्दा बना है, पाकिस्तान में हर कोई अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहता है और नतीजा क्या निकलेगा ये सबको पता है। पहला सवाल, जरा मुझे ये बताइए कि आपका डीएनए कहाँ का है? मैडम, एक तो अब आप तालिबान जो है ना, ये देखें, उन्होंने नई डिस्कशन शुरू कर दी है डीएनए की, और ये वो, और इसका डीएनए कहाँ का सर है। छोड़ें तालिबान को, आप अपना बताइए मुझे कहाँ का है। मैं देखिए मैडम, मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया, ठीक है। फिर भी सर पता तो होगा ही ना, चेक करने की क्या जरूरत है? मुझे इतना पता है कि मेरे फोर फादर्स, मेरे दादा, मेरे परदादा, जिस लैंड पे मैं हूँ, जहाँ से मेरी पैदाइश है, वहीं से हैं शुरू से। ना हम भारत से आए थे पाकिस्तान, ना हम कहीं और से आए थे, ठीक है। हम इसी सरजमीन, इसी धरती पे जो आखिरी रिकॉर्ड हमारा मिलता है वो यहीं का मिलता है। दैट्स इट। तो सर ये धरती तो भारत की थी ना, ये धरती तो भारत ही थी उस भारत शुरू की से। कहाँ थी वो तो 47 के बाद सर पाकिस्तान बना ना। भाई? वो ठीक है, उस इलाके को ये कहा जाता था, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये भारत की धरती थी। इस इलाके को इंडिया कहा जाता था। ये आसिम मुनीर के बेहद करीबी पाकिस्तान एक्सपर्ट कमर चीमा हैं। इनको मुनीर ने कई अवार्ड दिए हैं। इनका काम होता है पाकिस्तानी सेना की तारीफ करना और इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना। लेकिन जब से इन्होंने अफगान और इंडिया के डीएनए रिपोर्ट देखी है, इनका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तालिबान जो है वो, और वो भी यानी कि मुल्ला अताउल्ला उमरी कहता है कि इंडियन डीएनए है हमारा। इंडोनेशियन भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है, ये भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। मतलब मुझे इंडियन डीएनए जो है उसकी जारी बात है, एक कोई हिस्ट्री, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि इंडियंस पहले मुसलमान थे, यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग हैं, क्योंकि वहां पे तो हिंदू रिलीजन है, तो क्या वो मुसलमान है, वो ये कहना चाह रहे हैं, या कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम पहले हिंदू थे या सिख थे या हम कोई और थे और अब हम मुसलमान हुए? मतलब मुझे या डीएनए को कैसे वो कनेक्ट करते हैं? ये कहने की क्या जरूरत थी कि आपका डीएनए इंडियन? आपने तो सारी अपनी नस्ल शस्ल हर चीज ही बदल दी भैया। मैं तो ऑब्वियसली थोड़ा परेशान हो गया हूँ कि यार ये क्या इनकी सोच है, या ये किस अंदाज से ऐसे ऐसे ही करते हैं ये अफगानी भाई हमारे दोस्त। पाकिस्तान को धर्म के नाम पर बांटा गया था। जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के लिए हिंदुओं का कत्लेआम किया था। यही काम मुनीर ने भी दोहराया। पाकिस्तानी आर्मी डरती है। अगर पाकिस्तानियों को उनकी असली पहचान समझ में आ गई तो फिर मुल्ला मिलिट्री गठबंधन टूट जाएगा, पाकिस्तान आजाद हो जाएगा। पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो पिछले 75 साल से हमें ये बताती चली आई है कि जनाब हम तो मोहम्मद बिन कासिम की जो है वहां से ही हमारी तारीख शुरू होती है, उससे पहले तो हमारी कोई तारीख है ही नहीं। हालांकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी तो हिंदू कॉन्वर्ट्स की है, जो हिंदू थे वो कॉन्वर्ट हुए हैं, हमारी तरह के जो 200-300 साल हुए हैं कन्वर्जन करके। फैमिली का एक पोर्शन अभी भी जो है वो अक्सर खानदानों का अभी भी इंडियंस है, हिंदू है, और एक पोर्शन जो है वो मुसलमान होके इस तरफ आ गया है। ये किस्सा कहानी हर तरफ है, और नाम भी, सरनेम्स भी एक तरह के हैं। लेकिन इस चीज से निकालने के लिए, और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी क्योंकि पाकिस्तान में नहीं लानी थी, जर्नैलों ने अपनी बदमाशी चलानी थी, तो उनको एक कॉन्सेप्ट चाहिए था जो मुल्ला क्रेसी को इन्फोर्स करता, क्योंकि मुल्ला मिलिट्री अलायंस जो है वो सारी गेम चला रहा था। तो स्कूलों के अंदर भी यही पढ़ाया गया, मुताला पाकिस्तान भी ये पढ़ाया गया कि पाकिस्तान का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।
पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने मदरसे में पढ़ाई नहीं की, वो जानते हैं पाकिस्तानी ना अरब से आए थे ना तुर्की से आए थे। उनका इतिहास क्या है ये वो खुलकर बताना चाहते हैं। सर ऐसी कौन है? हम अरब हैं, हम इस धरती के पूत हैं, हम हड़प्पे से निकले हैं। हड़प्पा मैं बहुत दफा गया हूँ, जस्ट टू सी। टेक्सला गया हूँ, मोहनजोदाड़ो नहीं जा सका। लेकिन इन सारे इलाकों में मैं गया हूँ देखने के लिए कि हम लोगों का माजी क्या था। हम लोगों का माजी यहीं का ही था। हम इसी धरती के पूत जो आपने कहा, उसी से ही हमारा ताल्लुक है और वो ताल्लुक एस्टैब्लिश करना चाहिए। ये एक तो जिस तरह से हमें कन्वर्ट किया गया ना जी, एक वो शर्मिंदगी थी। अब ये मुझे नहीं समझ आई कि तुर्कों में या फारसियों में वो शर्मिंदगी क्यों नहीं है। देखिए वो अपने नाम वही अर्तुगरल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो असफंदियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यज़द यार भी इस्तेमाल, इज़्ज़त यार भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दारियोश भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो नाम उनके पहले, हम में से किसी को भी अपने आप को शिव कुमार रशीद कहते हुए शर्म आएगी। हाँ, कोई रामदीन नहीं है। सही बात है। ठीक है ना जी। चांद नाम होता है, सूरज नाम नहीं होता। तो वो ये जो जिस तरह से हम कन्वर्ट हुए थे, वो ये शायद उसका कुछ असर है, क्योंकि हमारी बड़ी बेइज्जती करके हमें कन्वर्ट किया गया था। कहीं तो गर्दन पे छुरी रख के किया। सही है। ये नहीं मैं कह रहा कि कुछ लोग अपनी मर्जी से नहीं हुए। 1947 के बाद पाकिस्तान को यही सिखाया गया। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कि वो लोग मोहम्मद बिन कासिम के वंशज हैं, गजवाए हिंद वाली फौज हैं और सिंध के असली राजा दाहिर के बारे में एकदम उलट इतिहास सुनाया गया। पाकिस्तान के बाद कुछ है नहीं देने को दुनिया के लिए, तो ज्यादातर कोई ये नहीं देखता मुसलमान हिंदू ये सब, तो लोग यही देखेंगे ना कि आप इंडिया हमसे ज्यादा ऑफर करता है तो इंडिया को लोग ज्यादा अपना दोस्त बनेंगे। तो इस तरह से हमारे रिलेशनशिप खराब हो रही है दुनिया में। तो इंडिया किस वजह से ज्यादा ऑफर कर पा रहा है? ऐसी क्या चीजें इंडिया के अंदर? इंडिया में बहुत सी चीजें, इंडिया की इकोनॉमी, IT वगैरह हर चीज में देख लें इंडिया हमसे आगे जा रहा है। जब पाकिस्तानी देखते हैं सऊदी अरब अपना इतिहास सुनाता है, जब पाकिस्तानी देखते हैं चाइनीज अपना इतिहास बताते हैं, जब पाकिस्तानी देखते हैं दुनिया में सबके पास अपने पूर्वज हैं, अपना इतिहास वजूद है, तो पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक जाता है। पार्टीशन के बाद ये होता है कि अचानक, यानी आप इंडस वैली, वो इंडिया वो इंडस वैली जिसकी वजह से ये इंडिया है। इंडिया अगर इंडिया है तो वो इंडस रिवर की वजह से है, क्योंकि जितने भी लोग इस तरफ रहते थे वो कहते थे, उस वक्त तो दरियाओं के हिसाब से होता था ना, इंडस रिवर, इंद इसके पार जा रहे हैं, उस जगह पर जा रहे हैं जो इंद की तरफ है, जो हिंद की तरफ है। सिंधु एक ही बात थी। तो हमने ये किया कि एक छुरी लाए, एक टोका लाए और दरमियान से अपनी तारीख को यूं काटा कि हमारा तो पीछे से ताल्लुक ही कोई नहीं, हम तो अचानक साउथ एशिया के, सेंट्रल एशिया के साउथ से हैं। और भाई आपकी जड़ें, आपकी तारीख है, एक आध शख्स होगा जिसका DNA वहाँ का निकल आएगा, लेकिन वो हम सब यहाँ से हैं, यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ की हमारी सदियों की तारीख है। तो ये नेशन है, हम जिनको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं अरबों को, उनसे ज़्यादा जो है जुल्म अपने लोगों पर किसी ने नहीं किया और दूसरों पर भी। और इसी तरह यूरोपियंस जो हैं, इन्होंने भी कॉलोनियल दौर में जितना जुल्म इन्होंने किया है, हिंदुस्तानियों ने तो कभी भी नहीं किया किसी पे इतना जुल्म अपने खित्ते से बाहर निकल कर। मेरे ख्याल से वो चाह इसी तरह का कोई आइडिया रहे थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की भी जो हिस्ट्री है, यस, वो गोरों की हिस्ट्री है, वो अपनी जो नेटिव हिस्ट्री है उसको डिलीट करके सुपर इम्पोज की। तो हम भी पाकिस्तान में एक सुपर इम्पोज हिस्ट्री करना चाह रहे थे। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत है वो खुद को अरब से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब वो ऐसा सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट में करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, देखिए। Where are you from? Pakistan. Where in Pakistan? Pakistan, Karachi. This is. You're not from Arab, right? No. Okay. Why is it you are Arab? Take off. Take off. This for Arab. Don't use for scammer. Scammer paper. Okay. Don't scam paper. No. This one last time. Okay. मुनीर पाकिस्तान को उसकी असलियत बताने से डरता है।
मुनीर खुद को पाकिस्तान का रखवाला रक्षक बताना चाहता था। मुनीर चाहता था उसको पाकिस्तान के हाफिज के तौर पर याद रखा जाए, लेकिन मुनीर का यह ख्वाब ही रह गया। मुनीर हार गया। मेरे पाकिस्तानियों, जर्नैलों ने बिल आखिर ये एतराफ कर लिया है कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है। उसकी हाँ और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान उसके आगे बेबस है। जर्नैलों ने यह एतराफ कर लिया है कि वो पाकिस्तान का पानी हिंदुस्तान से नहीं खुलवा सके। इंडिया से तो शिकस्त का एतराफ कर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लिया गया कि जी हम बेबस हैं, इंडिया ये भी कर रहा है, इंडिया ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। एक हमले का इल्जाम लगाया था इंडिया ने हम पे, पुलवामा के, तो इंडिया चढ़ दौड़ा था पाकिस्तान पे। उन्होंने नहीं देखा था कि क्या हो रहा है। जब भी कोई इंडिया के अंदर कुछ होता है, इंडिया चढ़ दौड़ता है, इंडिया नहीं देखता कि नताइज क्या होंगे। इस वक्त पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक पूरा पाकिस्तान जल गया। पाकिस्तान के कोने कोने में गोलियां चल रही हैं। मुनीर के खिलाफ बगावत पाकिस्तान से आजादी की क्रांति बन गई है। बलूचिस्तान, केपीके, बलोच, पश्तून, हर कोई आजादी के लिए चल पड़ा है। अब मैं आर्मी चीफ से कहना चाहता हूं कि आप भी कोई गैर नहीं हैं, आप भी हमारे पाकिस्तानी हैं, आप भी हमारे कलमागो भाई हैं, लेकिन मुल्क के अंदर रहना है तो मेरे लिए भी एक दायरा है। मुझे अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्लियामेंट का भी एक दायरा है, हर महकमे का एक दायरा इख्तियार है, इसी तरह फौज का भी एक दायरा इख्तियार है। फौज की भी एक जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है। आपकी हाकिमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूं। तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो, टांग पे टांग डालकर समझते हो कि हम हुक्मरान हैं। कम से कम मेरे सूबे में तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। और ये बात सुन लो, बलोचिस्तान में आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। जो हाल बलूचिस्तान में है वही विद्रोह अब पूरे पीओके में है। पीओके में सिर्फ आदमी मुनीर आर्मी से नहीं लड़ रहा, बल्कि महिलाएं भी अब जंग में उतर गई हैं। जो मुनीर ने कभी सोचा नहीं होगा वो सब कुछ पीओके में होने लगा है। पीओके जंग के लिए तैयार है। 78 साल जैसा कि ये चूरन बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। पुत्र है चूरन पुराना हो गया। रावला कोट तू जरा पिंडी टाइम में डब्बा जाना ना उसने चूरन बेचो। हूं चूरन तो सारा कश्मीरी को ऐसा कोई चूरन ना ले लगे। असा है कि कुछ अरसे वास्ते श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो। जिसकी तुसा आजाद आने हो असा ते कौन आने सा ये आजादी है लोगों वादा मंगया केसरिया से मन जोगी हुआ रे दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोली बिजली मंगी, कोली पानी मंगया, कोली हुक्मरानी मंगी, कोली, लेकिन उन कोली खाली खान न लगे। हादी कोली एगो पुत्र सिर दर्दरी गोली नहीं है जड़ी बार बार सही खा का गोली नहीं आंख भी कोनी होनी। जिस वक्त आधी दुनिया जंग में फंसी है, विनाश की ओर बढ़ रही है, उस वक्त हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री विकास के लिए नए समझौते, नई डील पर साइन कर रहे हैं, नई दोस्ती की शुरुआत कर रहे हैं, पुराने दोस्तों को और करीब ला रहे हैं और पाकिस्तान मोदी को बड़े गौर से देख रहा है। नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों का ट्रिप करके आए हैं।
बैनुल-अक़वामी मीडिया में इसकी बड़ी डिस्कशन हो रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने इन 3 मुल्कों में किया क्या? कहीं पे मिसाइल बेचे, कहीं पे यूरेनियम जो है वो खरीदी, कहीं पे क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोजेक्ट किए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो सबसे अहम फर्क है वो है नीयत का। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, कहीं मुनीर जाता है तो उनका काम होता है मांगना, जबकि भारत व्यापार करता है। पाकिस्तान के बाद कुछ है नहीं देने को दुनिया के लिए, तो ज्यादातर कोई ये नहीं देखता मुसलमान हिंदू ये सब, तो लोग यही देखेंगे ना कि आप इंडिया हमसे ज्यादा ऑफर करता है तो इंडिया को लोग ज्यादा अपना दोस्त बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे रिलेशनशिप खराब हो रही है दुनिया में। तो इंडिया किस वजह से ज्यादा ऑफर कर पा रहा है? ऐसी क्या चीजें इंडिया के अंदर? इंडिया में बहुत सी चीजें, इंडिया की इकोनॉमी, IT वगैरह हर चीज में देख लें इंडिया हमसे आगे जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में न तेल है, न आटा, न पाकिस्तान को कोई भीख देने को तैयार है। दूसरी तरफ जब पाकिस्तानी जनता मोदी को देखती है तो यही सोचती है, काश बॉर्डर के उस पार पैदा हुए होते। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि गैरतमंद बने और उन लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करें। हम काम नहीं है असल में ना, बात ये है हम एक हजूम है, जैसे मदारी डोगरी नहीं बजा रहा था मदारी वाला, उधर खड़े हो जाते हैं, बस सुन के घर को चले जाते हैं। जैसे उसकी कंट्री में इकोनॉमी जो उसको पता है ये काम से आ सकती है, तो उसने उन दौरों में जाके किए हैं पूरे कि बाहर के ममालिक में जाएं, दौरे करें, चीन का करें, अमेरिका का करें, ऑस्ट्रेलिया का करें। ये तभी ये चीजें हो सकती है जब इनकी अपनी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे तो फिर ही बेहतर होगा। इंडिया में जो पार्लियामेंट है वो मुअस्सर है, गलत बंदे को नहीं चलने देते। इंडिया जो है उसने अपने जहाँ पे वो अपने रिलेशन खराब कर रहा था, उसने उन कंट्रीज में जाके विजिट किए हैं और उन कंट्रीज में जाके उसने वो काम किए हैं जो उसकी कंट्री के लिए फायदेमंद है। आप बता रही कि न्यूजीलैंड का दौरा किया है, न्यूजीलैंड के दौरे में ये है कि वो मुल्क है बड़े ही बाख्तियार और गैरतमंद, वो उस बंदे के साथ डील करते हैं जो गैरतमंद और बाख्तियार हो। ये इनकी बुनियाद ही कोई नहीं हमारी गवर्नमेंट की, ये तो आए हैं चोर दरवाजे से। पाकिस्तान को एक अच्छी लीडरशिप चाहिए, फिर पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको अच्छी चाहिए, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस तरह से अच्छी नहीं है। जो पाकिस्तान जिन जिन कंट्रीज में जाके दौरे करते हैं, वहाँ जाते हैं, तस्वीरें खिंचवा ली, खाने शाने खा लिए और आ गए। पाकिस्तान के DNA में 1947 में जिन्ना ने बर्बादी लिख दी थी। पाकिस्तान को अपना भविष्य सुधारना है तो हिंदू इतिहास को कबूल करना होगा। अमेरिका ईरान के बीच जंग महायुद्ध में बदल गई है। ईरान ने हॉर्मूज में फिर एक जहाज पर मिसाइल अटैक किया है। नाराज अमेरिका ने ईरान के 140 अड्डों पर भीषण तबाही मचाई है। ईरान ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए खाड़ी के 6 देशों में हमले कर दिए हैं। बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और कामिकाज़ी ड्रोन से हमले किए हैं। मिडिल ईस्ट का युद्ध अब महायुद्ध की तरफ बढ़ गया है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका और खाड़ी के वो देश जहां अमेरिका के बेस हैं। ईरान ने हॉर्मूज बंद कर दिया है। अब ट्रंप क्या करेंगे, पूरी दुनिया की नजर इसी पर है। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध विध्वंसक हो गया। ईरान ने 6 देशों में तबाही मचाई। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर आग लगा दी। हॉर्मुज में जहाज फिर जलने लगे, आवाजाही बंद हो गई। अमेरिका ने युद्ध का राउंड 3 क्यों स्टार्ट कर दिया? ईरान ने पड़ोसी देशों में बैलिस्टिक मिसाइलें मारनी क्यों शुरू कर दी? हॉर्मुज बंद, खाड़ी देशों में बमबारी। अब क्या होगा?
ईरान ने हॉर्मुज में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर अचानक हमला कर दिया। आईआरजीसी की नेवी ने क्रूज मिसाइल से साइप्रस के जहाज को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल जैसे ही जहाज से टकराई, जहाज के इंजन में आग लग गई। इंजन को भारी नुकसान पहुंचा। MV GFX गैलेक्सी नाम के इस जहाज पर 11 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। 10 को बचा लिया गया, एक क्रू मेंबर लापता है। अब समझिए ईरान ने साइप्रस के कमर्शियल जहाज पर हमला क्यों किया। साइप्रस का जहाज हॉर्मुज के साउदर्न रूट पर जा रहा था। यह रूट ओमान के किनारे किनारे अरब सागर तक जाता है। ईरान ने जहाज को कई बार चेतावनी दी। जहाज ने अपने ट्रांसपॉन्डर और लाइट बंद कर दी। ईरान चाहता था जहाज अपना रास्ता बदलकर साउदर्न रूट से नॉर्दर्न रूट पर आ जाए, जो ईरान के किनारे वाले समंदर से जाता है। ईरान के बार बार चेतावनी दिए जाने पर भी साइप्रस के जहाज ने जब रास्ता नहीं बदला तो आईआरजीसी के नेवल क्रूज मिसाइल ने हमला कर दिया। जैसे ही हमले की सूचना अमेरिका को मिली, सेटकॉम को फौरन एक्शन में आने का आदेश पेंटागन से मिला। इसके बाद अमेरिका ने बर्क क्लास डिस्ट्रॉयर से क्रूज मिसाइल ने दागनी शुरू कर दी। हॉर्मुज के आसपास जो ईरान का बिल्टअप है उसे तबाह करना शुरू कर दिया। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के साथ F-18 सुपर हॉर्नेट और F-35C स्टील्थ विमानों से भी अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने एक ही रात में ईरान के 140 ठिकानों पर भीषण हमला किया। अमेरिका ने 2 दिन पहले ईरान के 80 ठिकानों में तबाही मचाई थी। एक दिन पहले ईरान के 90 टारगेट पर अमेरिका ने मार मारी थी। 3 दिन में अमेरिका ने ईरान के 310 ठिकानों को टारगेट किया। अब जान लीजिए अमेरिका ने ईरान के किन किन शहरों में इस बार तबाही मचाई है। बुशर, जहां ईरान का इकलौता एक्टिव परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यहां दयायर पोर्ट और समंदर किनारे सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका ने भारी बमबारी की। बंदर अब्बास के मुख्य नेवी बेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिका ने शिराज के हवाई अड्डे पर भारी बमबारी की। सटीक निशाने पर की गई बमबारी में एयरपोर्ट, विमान हैंगर और फाइटर जेट्स को तबाह करने का दावा अमेरिका ने किया है। मशहद में भी अमेरिका ने तबाही मचाई है और यहीं अली खामनेई को दफनाया गया है। असालुए शहर में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर भीषण बमबारी की है। हॉर्मुज के पास सिरिक और केशम द्वीप पर लगातार तीसरे राउंड के अटैक में जमकर मिसाइल हमले किए हैं। ईरान के करमनशाह सिटी में भी अमेरिका ने भारी बमबारी की है। यहां ईरान के संचार सिस्टम को निशाना बनाया गया है। सेंटकॉम का दावा है कि इन हमले में ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स और टेली कम्युनिकेशन टावरों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल, स्टोर डिपो, मिलिट्री बेस पर भी अमेरिका ने तबाही मचाने का दावा किया है। ईरान के रेगिस्तान में बना कंगन हाईवे है। इस हाईवे पर भी अमेरिका ने क्रूज मिसाइल से हमले किए हैं। यहां से धुआं उठ रहा है। कंगन हाईवे ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। यहां हिल टॉप पर ईरान के राडार और एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, जो ऊर्जा कॉरिडोर को दुश्मन के अटैक से बचाते हैं। अमेरिका ने इन्हें भी उड़ाने का दावा किया। इसके अलावा फारस की खाड़ी के किनारे जहां जहां सर्विलांस रडार और मिसाइल लॉन्चर्स हैं, उन्हें अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी ने टारगेट किया। युद्ध के दूसरे राउंड के तीसरे दिन ईरान को
बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उनके नेवी ऑफिसर हामिद रेजा देघान को जान से हाथ धोना पड़ा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका की दखलंदाजी खत्म नहीं हो जाती। अब ईरान एक भी जहाज को हॉर्मुज से जाने नहीं देगा। जो जहाज निकालने की कोशिश करेगा उसे ईरान की मिसाइल और ड्रोन निशाना बनाएंगे। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य इब्राहिम रईसी ने कहा, हॉर्मुज पर ईरान की ताकत के बल पर कब्जा किया है, आगे भी ताकत के दम पर ही से चलाएंगे। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने यहां एक नहीं दो कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने एक बार फिर से ईरान पर हमले किए हैं। हाल के दिनों में ये तीसरी बार है जब अमेरिकी सेना ने ईरान के भीतर तमाम ठिकानों को निशाना बनाया। साफ है कि युद्ध खत्म करने के लिए हुई अंतिम डील पर अब खतरे के बादल गहरा रहे हैं। ताज़ा हमले की शुरुआत तब हुई जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक कंटेनर शिप को निशाना बनाया। इसके बाद जहाज में आग लग गई और सारे क्रू मेंबर्स ने जहाज छोड़ दिया। कंटेनर शिप डूब गया, जिसके बाद अमेरिका ने तुरंत ईरान में 140 ठिकानों पर हवाई हमले किए। पिछले 3 दिनों के संघर्ष में अमेरिका का यह सबसे बड़ा हमला था। हॉर्मुज बंद होने से एक बार फिर एशिया समेत पूरे दुनिया में तेल का संकट पैदा हो सकता है। एलएनजी की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। दुनिया का 20% तेल और एलएनजी यहां से होकर गुजरती है। भारत और चीन का सबसे ज्यादा तेल और गैस हॉर्मुज से होकर निकलता है। ईरान का दावा है कि ट्रंप चाहे जितना जोर लगा लें, हॉर्मुज में होगा वही जो ईरान चाहेगा। उसकी मर्जी के बिना एक भी जहाज नहीं निकल पाएगा। ईरान की इस जिद से खाड़ी देशों में गुस्सा है। ज्यादातर खाड़ी देश और अमेरिका चाहते हैं कि हॉर्मुज उसी तरह फ्री हो जैसे युद्ध से पहले था। ईरान की वार्ताकार टीम के हेड और स्पीकर कालिबफ ने हॉर्मुज में हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। कालिबफ के मुताबिक अमेरिका MOU के आर्टिकल 5 का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें लिखा है हॉर्मुज का फैसला ईरान ही करेगा। बीते दिन में अमेरिका यहां हमले कर रहा है और एक वैकल्पिक रास्ता बनाकर ईरान के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हॉर्मुज पर बढ़ते तनाव से परेशान खाड़ी देशों ने भी ईरान के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी है। मिसाइल का बदला मिसाइल से लेने की तैयारी कर ली है। बहरीन ने हिमार्स रॉकेट से ईरान पर हमले किए। साउथ ईरान में ये रॉकेट गिरे जहां से ईरान हॉर्मुज में चलने वाले जहाजों को निशाना बनाता है। हिमार्स बैलिस्टिक मिसाइल जो बहरीन में अमेरिकी बेस से ईरान पर दागी गई, उनमें बड़ी तबाही हुई है। हिमार्स बैलिस्टिक मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज तक जाती है। नई प्रिसीजन स्ट्राइक के साथ ये 500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी तबाह कर सकती है। सबसे बड़ी बात ये 45 सेकंड से कम टाइम पर ही दागी जा सकती है। हिमार्स मिसाइलें GPS गाइडेड होती है। ये अत्यधिक सटीकता के साथ पहले ही शॉट में दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार और गोला बारूद के डिपो को तबाह कर देती है। ईरान ने अमेरिका की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल टॉमहॉक को मार गिराने का दावा किया है। मिसाइल के टुकड़ों की तस्वीरें ईरान ने जारी की है। ये टुकड़े पश्चिमी ईरान में मिले हैं। अमेरिका की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। इसे एयर, समंदर और आसमान तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। अरब सागर में अमेरिका के जो 20 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं, फिलहाल ज्यादातर टॉमहॉक मिसाइलें उन्हीं से फायर की जा रही हैं। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये 1300 से 2500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह कर सकती है। ये दुश्मन पर 880 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमले करती है। ये सिर्फ 30 से 50 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है, जिसकी वजह से रडार को चकमा देने में सक्षम है। टॉमहॉक अपने टारगेट को खोजने में क्यूनट्यूपल गाइडेंस का इस्तेमाल करती है, जिससे इसकी सटीकता बहुत बढ़ जाती है।
ये जीपीएस और आईएनएस दोनों नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ती है। इसमें 450 किलो का वॉरहेड लगा होता है जो बहुत ज्यादा विध्वंसक है। ईरान का बदला, तबाही ही तबाही। ईरान ने मिडिल ईस्ट जलाना शुरू कर दिया। ईरान ने 6 देशों पर हमले बहुत तेज कर दिए। बदले की आग में झुलस रहे मुस्तबा ने उन देशों को जो अमेरिका के करीबी हैं, उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। इनमें बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में हमले बहुत बढ़ा दिए हैं। अमेरिका जब जब ईरान पर हमले करता है और ईरान बहरीन पर सबसे तगड़ा पलटवार करता है। ईरान ने इस बार भी बहरीन पर ही सबसे ज्यादा मिसाइलें मारी। बहरीन के आसमान पर ईरानी मिसाइलें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी नेवी बेस से धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। यह मिसाइल 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर से थोड़ा दूर गिरी। ईरान ने दावा किया कि उसने ड्रोन अटैक में अमेरिका के सैन्य अड्डे, कम्युनिकेशन सिस्टम और ईंधन डिपो को निशाना बनाया, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। बहरीन में ईरान ने ड्रोन हमलों की दूसरी वेव भी शुरू कर दी है। बहरीन ने ईरान पर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि बहरीन के एयर डिफेंस ने ज्यादातर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर लिया, जिससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बहरीन ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है। ईरान जिस ओमान को हॉर्मुज में पार्टनर बनाना चाहता है, उसी पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। ओमान के दुख्म पोर्ट पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए हैं। दरअसल यही वो पोर्ट है जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता है। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और सैन्य जहाजों को यहीं से लॉजिस्टिक और रिफ्यूलिंग सपोर्ट मिलता है। ईरान का दावा है कि उसने सटीक हमलों से अमेरिका के लॉजिस्टिक सपोर्ट हब को तबाह कर दिया। ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरान का दावा है कि उसने यहां अमेरिका के प्लेन मेंटेनेंस सेंटर को तबाह कर दिया। इसके अलावा कमांड और कंट्रोल सेंटर पर भी हमले किए हैं। कतर का दावा है कि उसने ईरान की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। उसके टुकड़े गिरने से 4 लोग घायल हो गए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम पर भी हमला करने का दावा किया। यहां एक हथियार डिपो और रडार साइट पर ड्रोन अटैक किए हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिका करता है। जॉर्डन में लगातार दूसरे दिन ईरान ने हमला किया है। जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने वहां एक कमांड और कंट्रोल सेंटर को उड़ाने का दावा किया है। इसके अलावा MQ-9 रीपर ड्रोन के हैंगर को भी निशाना बनाया। जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर की भी तैनाती है, जो अमेरिकी सैनिकों को रसद और सप्लाई पहुंचाता है। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर हमले किए। ताज़ा संघर्ष से उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान युद्ध रोकने के लिए किसी स्थायी संधि के लिए तैयार हो जाएंगे। ताज़ा संघर्ष की जड़ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसके रास्ते दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान अड़ा हुआ है कि हॉर्मुज उसी के नियंत्रण में होगा और यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को उसे चार्ज देना पड़ेगा। ईरान की जिद से दुनिया को झटका लगा है, क्योंकि अब तक हॉर्मुज स्ट्रेट की आवाजाही मुफ्त थी, जबकि स्ट्रेट तक ईरान और ओमान की समुद्री सीमा के अंदर पड़ती है। ईरान ने उन मिसाइलों के वीडियो जारी किए जिनसे अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। इन मिसाइलों पर अली खामनेई का पोस्टर लगा हुआ है और फारसी में संदेश लिखे हुए हैं। इन मिसाइलों में ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल खैबर शैकन भी है।
ईरान ने रास्ता बदलते हुए चलने वाली इमाद मिसाइल से भी हमले किए हैं। ये 1700 किलोमीटर दूर तक मार कर तबाही मचा सकती है। हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने वाली इमाद मिसाइल 750 किलो का विस्फोटक जहां भी गिराती है वहां बड़ी बड़ी इमारतें तबाह हो जाती हैं। ईरान ने एक बार फिर दिखा दिया कि उसके पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की लंबी रेंज है। अमेरिका का हर एक बेस उसकी मिसाइल की रेंज में। ईरान ने जवाबी कार्रवाई किसी एक मिसाइल सिटी से नहीं की, अलग अलग जगहों पर हमले किए हैं। ईरान ने कुछ मिसाइलें शहर बाबक से भी लॉन्च की है। अब देखना है अमेरिका आगे किस तरह के हमले करता है। इजराइल कब इस युद्ध में फिर से शामिल होता है।